वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड बफर्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बफर इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बफर कैपेसिटी क्या होती है, फार्मास्यूटिकल सिस्टम में कौन कौन से बफर यूज़ होते हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, स्टेबिलिटी में आपका बफर सॉल्यूशन का क्या रोल है और बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बफर्स जो होते हैं बेसिकली वो सॉल्यूशंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के जिसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता है अगर उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें, या फिर अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ठंडी हो या बहुत गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा वेपर मॉइस्चर प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में, इससे किसी तरह का पीएच चेंज नहीं आता है उस सॉल्यूशन में। या फिर उसको डाइल्यूट कर रहे थोड़ा सा तब भी उसका पीएच वेरी नहीं करता है, या तो फिर हम एसिड या बेसिस के स्मॉल अमाउंट भी ऐड कर रहे हैं तो भी उस सॉल्यूशन का कोई पीएच चेंज नहीं होता है। बफर सॉल्यूशन जो है बेसिकली आपको प्रिपेयर किया जाता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स करके, या फिर वीक बेस और उसके सॉल्ट को मिक्स करके। अब है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, कैसे कैसे बफर सॉल्यूशन है। तो आपका होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है ये आपको वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होता है, जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिलके आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं तो उसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे। बेसिक बफर में बेसिकली आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका वीक बेस और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्यूशन बनाता है, तो वो आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि बफर इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और बफर इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एसिडिक बफर प्रिपेयर करेंगे एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को मिक्स करके। ठीक है, यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और सोडियम एसिटेट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये दोनों मिक्स होके आपको एसिटिक बफर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट नहीं होता है क्योंकि दोनों में आपका सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड में आपका कॉमन जो है एसिटेट आयन होता है, जिसकी वजह से वो आपको कॉमन आयन की वजह से वो आपका डिसोसिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में क्या होता है कि H+ आयन बहुत कम होता है, सोडियम आयन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके अलावा आपका कॉमन आयन एसिटेट होता है। जैसे ही उस सॉल्यूशन में हम एसिड ऐड करते हैं तो H+ आयन जो होता है वो आपका CH3COO से कंबाइन करके आपका डिसोसिएटेड CH3COOH बना लेता है, यानी H+CH3O गिव्स आपका CH3COOH, जहाँ पे आपका इसलिए pH वेरी नहीं करता है। जब बेस ऐड किया जाता है तो OH आयन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एसिटिक एसिड से, इसकी वजह से pH चेंज नहीं होता है। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आपका एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो H2O मतलब वाटर रिलीज होती है और फिर आपका ये एसिडिक फॉर्म होता है, जिसकी वजह से pH में वेरिएशन नहीं होता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं। तो HCl आपका जो है एसिड है, जब हम उसको एसिटेट बफर सिस्टम में ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो सोडियम एसिटेट है वो आपका एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटेट फिर आपको प्रोटॉन के साथ कंबाइन करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो उससे वो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि आपका एक वीक एसिड होता है। इसीलिए पीएच में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए सोडियम एसिटेट ब्रेक होके आपका एसिटेट और सोडियम दिया, जहाँ पे आपका जो एसिड जो आपने ऐड किया है उसका जो H+ आयन है उससे रिएक्ट करके एसिटिक एसिड फॉर्म कर दिया और यहाँ पे NaCl फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपका किसी तरह का पीएच वेरी नहीं हुआ। उसी तरह जब स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे कि NaOH ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो आपका H+ जो कि आपका CH3COOH यानी एसिटिक एसिड से रिलीज हुआ होता है उसके साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लेता है, और सोडियम जो है वो आयन जो है वो एसिटेट के साथ कंबाइन करके सोडियम एसिटेट फॉर्म कर लेता है। तो इससे पीएच जो है वो चेंज नहीं करता है, यानी NaOH जो है वो आपका डिसोसिएट हुआ सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो CH3CO और H+ में आपका डिसोसिएट हुआ है, तो ये सोडियम जो है वो इसके साथ एसिटेट के साथ कंबाइन करके सोडियम एसिटेट फॉर्म कर लिया, और ये जो H जो है आपका प्रोटॉन वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करके H2O
बना दिया। तो इस तरह से पीएच वेरी नहीं करता है। उसी तरह अगर हम बेसिक बफर की बात करेंगे जिसमें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, तो इसमें जब हम बेस को ऐड करते हैं तो वो अमोनियम आयन से रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो वेरी नहीं करता है। यानी आपका OH माइनस NH4 जो है रिएक्ट करके आपका NH4 OH बना दिया, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जिससे जो कि डिसोसिएटेड होता है। उसी तरह जब हम एसिड ऐड करते हैं तो NH4OH जो है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है अपने आप को और पीएच वेरी नहीं करता है। यानी कि आपका प्रोटॉन जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अमोनियम आयन और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये देखा आपने कि कैसे अगर हम एसिड या बेस को ऐड करते हैं तो पीएच वेरी नहीं होता है अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो तो इसी बेसिस पे हम जो है किसी भी एसिडिक बफर या बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से। जहाँ पे एसिडिक बफर हो तो उसकी पीएच जो होती है वो pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड होती है। मैक्सिमम बफर एक्शन जो है वो तब मिलता है जब एसिड और बेस जो है वो उनका कंसंट्रेशन इक्वल होता है। उस केस में आपका पीएच जो है वो pKa प्लस लॉग 1 हो गया, यानी कि pKa प्लस OH, जहाँ दोनों मिलके आपका pKa बना लेते हैं, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो पीएच है अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन का, जिसमें कि आपका वीक बेस और उसके सॉल्ट होते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, अगर जब वो बफर सॉल्यूशन उसमें ऐड किया होता है तो आपका वहाँ पे पीएच जो है वो 14 माइनस POH, यानी कि 14 माइनस pKa प्लस लॉग कंजुगेट एसिड बाई बेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बफर कैपेसिटी, जिसको कि बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बफर कैपेसिटी है जो है वो बेसिकली आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का वो क्वांटिटी, यानी कि वो मोल्स होता है जो कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन को 1 यूनिट से उसकी पीएच वैल्यू को चेंज करने में यूज़ होता है। यानी कि बीटा जो है वो डी बेस बाई बेस ऑब्लिक एसिड डी पीएच होता है, यानी जहाँ पे आपका डी बेस बाई एसिड जो है वो अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो कि बफर सॉल्यूशन में ऐड किया गया है, और पीएच जो है वो आपका जो भी चेंज हुआ है पीएच में 1 यूनिट का वो है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बफर कैपेसिटी है वो आपके बफर का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करती है और पीएच पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बफर आपके फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो आपको फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर्स जो है वो अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। स्टैंडर्ड बफर्स यूज़ होते हैं रेफरेंस पर्पज़ के लिए, आपको पीएच मेजरमेंट या फिर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जिसमें कि एडजस्टमेंट या मेंटेनेंस किया जा रहा हो एक स्पेसिफाइड पीएच की, उस केस में। या कुछ स्पेशल बफर सॉल्यूशंस भी होते हैं जो कि आपको माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक ऐसे के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उनके प्रिपरेशन के लिए जो रिएजेंट्स है वो फार्माकोपिया और एंटीबायोटिक ऐसे के से रेफ़र करी जाती है। तो अलग अलग जो बफर सॉल्यूशन जो यूज़ किए जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर, न्यूट्रलाइज थैलेट बफर, फॉस्फेट बफर, अल्कलाइन बोरेट बफर, एसीटेट बफर, और भी आपके अलग अलग बफर्स हैं। मैं आपको इनके ही डिस्कशन में कर रही हूँ अभी। अब बात करेंगे कि ये बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच रेंज जो 1.2 से 10.2 तक होता है, और उनको प्रिपेयर करने के लिए हम 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड और में ऐड करते हैं 0.2 मोलर सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी जो कि अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा या तो एसिड प्लस सेकंड सॉल्यूशन होता है या फिर बेस प्लस सेकंड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो आपका वो हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 0.2 मोलर, जिसमें कि 40.846 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को डिजोल्व किया जाता है वाटर में, और फिर उसको 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दिया जाता है, तो आपको 0.2 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट बन जाता है। इसको एसिड के साथ कंबाइन करेंगे या इसको बेसिक के साथ कंबाइन करेंगे तो आपके बफर सॉल्यूशंस बनेंगे। नेक्स्ट है आपका बोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड 0.2 मोलर, जिसमें कि 12.336 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड और 14.9111 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और उसके बाद 1000 ml तक उसको वाटर से डाइल्यूट करेंगे। थर्ड है आपका डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.2 मोलर, इसमें 71.630 ग्राम ऑफ डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और फिर उसका वॉल्यूम 1000 ml तक मेंटेन करेंगे।
पोटेशियम क्लोराइड 0.2 मोलर प्रिपेयर करने के लिए हम 14.911 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसका वॉल्यूम जो है वो 1000 ml वाटर से मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.2 मोलर, तो उसमें आप 27.218 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसका वॉल्यूम भी 1000 ml तक मेंटेन करेंगे। तो ये आपका एसिड या बेस के साथ ऐड होने वाले कुछ सॉल्यूशन हो गए जो कि आपका फार्मास्यूटिकल सिस्टम में प्रिपेयर किए जाने वाले बफर का कॉम्पोजिशन है। तो हमने जो मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से बफर है, अब हम उनका कॉम्पोजिशन देखते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपको 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हम 7.292 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फ्रेशली बॉइल्ड और कूल्ड वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको 1000 ml तक हम डाइल्यूट कर लेंगे। 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ताकि हमें 40 to 60% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मिल जाए और फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना हो, उसके लिए जो उसका क्लियर सुपरनेटेड लिक्विड होता है उसको सिफॉन्ड ऑफ कर देंगे और उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक सुटेबल वॉल्यूम तक, यानी कि 1000 ml तक, जिसमें कि 8.0 ग्राम ऑफ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन जो स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन मैंने बताए उनके क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 ml ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन को 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेंगे और जिस भी पीएच का हमें बनाना है, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 या 1.7, इससे भी और आगे था, मैंने आपको थोड़े कम एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको इजी रहे। उसमें हम फिर 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमने बनाया है उसका अमाउंट हम ऐड करेंगे, मतलब 1.2 के लिए 85 ml, 1.3 के लिए 67.2, 1.4 53.2, ऐसे ही हम अलग अलग प्रिपेयर करेंगे। एसिड थैलेट बफर प्रिपेयर करने के लिए हम 50 ml ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट सॉल्यूशन लेंगे 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और उसको भी डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सा पीएच चाहिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे, जैसे 2.2 के लिए 49.5, 2.4 के लिए 42.2, 2.6 के लिए 35.4 ml, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। थर्ड हमारा बफर जो था वो है न्यूट्रलाइज थैलेट बफर। इसके लिए हम 50 ml ऑफ पोटेशियम बाई थैलेट सॉल्यूशन को 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे और डिपेंडिंग अपॉन पीएच हम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, जैसे 4.2 पीएच के लिए 3 ml, 4.4 के लिए 6.6, 4.6 के लिए 11.1, ऐसे ही हम ऐड करते रहेंगे जो भी हमें पीएच चाहिए उसके लिए। फॉस्फेट बफर प्रिपेयर करने के लिए हमें 50 ml ऑफ मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट सॉल्यूशन को हम 200 ml फ्लास्क में लेंगे और उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड पीएच 5.8 में 3.6 ml, 6 पीएच के लिए 5.6, 6.2 के लिए 8.1 ml, ऐसे हम ऐड करते रहेंगे जो हमें पीएच चाहिए। अल्कलाइन बोरेट बफर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 50 ml ऑफ बोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच 8 पीएच के लिए 3.9 ml, 8.2 के लिए 6.0 ml, 8.4 के लिए 8.6 ml, ऐसे करके हम ऐड करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे बफर और स्टेबिलिटी की। तो बफर जो है वो आपको मेजर रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी में, क्योंकि बफर जो है उसकी वो पीएच को मेंटेन करता है किसी भी गिवन सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये आपको जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं उनमें ये इंश्योर करता है कि उनका जो पीएच कंडीशन है वो आपका स्टेबल है उसके मेडिकल एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो पीएच जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉल्युबिलिटी बिहेवियर जो कंपाउंड का होता है उसमें और उसके जो पीएच होता है जिसको मेंटेन करना होता है वो बफर को ऐड करके मेंटेन किया जाता है। जैसे अमाइंस और एल्कलॉइड्स जो है वो एसिडिक मीडिया में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एल्कलाइन मीडिया में
इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसीलिए हम इस अल्कलाइन मीडिया में एसिड ऐड करके उसको एसिडिक बनाते हैं, जिससे कि अमाइंस और एल्कलॉइड्स जो है उसमें सॉल्युबल हो जाए। उसी तरह कुछ से बहुत सारे आपके नेचुरल डाइज जो कि फ्लूइड एक्सट्रैक्ट या फिर कुछ ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपका पीएच डिपेंडेंट होते हैं। जैसे चेरी और रास्पबेरी सिरप का कलर जो होता है वो रेड होता है एसिडिक पीएच में, और वो पेल येलो से नियरली कलरलेस हो जाता है अल्कलाइन पीएच पे। तो यहाँ पे इसकी कलर को मेंटेन करने के लिए हमें बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होते हैं अलग अलग पीएच रेंज पे, और उसकी वजह से उनमें इनसॉल्युबल सॉलिड या फिर गैसेस डेवलप होते हैं। जैसे कि नाइट्रेट जो है वो ब्राउन हो जाता है एसिडिक मीडिया में, क्योंकि उसमें कलर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हम बफर सॉल्यूशन के थ्रू सही रख सकते हैं। जो इंजेक्टेबल्स या प्रिपरेशंस होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए, वो आपको इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं अगर उनका पीएच जो है जिस भी पार्टिकुलर टिश्यू उसमें इन्वॉल्व है उसके पीएच से वेरी करता है। तो उन प्रिपरेशंस के पीएच को हम बफर सॉल्यूशन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, ताकि वो इरिटेशन प्रोड्यूस ना कर सके। तो इस तरह से बफर सॉल्यूशन जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो भी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको बॉडी के डेलिकेट मेम्ब्रेन्स पे अप्लाई किए जाते हैं, और ख़ास करके आपको ऑप्थेल्मिक और पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आपके बॉडी के मेम्ब्रेन्स में होता है। तो इसीलिए जो भी आपके बॉडी में दिया जा रहा है सॉल्यूशन वो आपके उस मेम्ब्रेन के पीएच से मैच करना चाहिए। तो इसमें आपको जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका बॉडी के मेम्ब्रेन के बराबर होना चाहिए, जो भी प्रिपरेशन आप यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए ये ऑस्मोसिस की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपका वाटर मॉलिक्यूल जब आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरह, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर जो कि इस मूवमेंट को प्रिवेंट करता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इसलिए ये जो आइसोटोनिक बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको किसी तरह की स्वेलिंग या कॉन्ट्रैक्शन टिश्यू का नहीं कॉज करते हैं या किसी तरह का डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इंजेक्ट किए जाते हैं आई नेसल ट्रैक्ट ब्लड या फिर अदर बॉडी टिश्यू में, क्योंकि इनका जो पीएच होता है वो सेम होता है उन जिस भी पार्ट में वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं। कुछ बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए 0.9% वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मल सेलाइन यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 5.0% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, 2.0% वेट बाय वॉल्यूम बोरिक एसिड सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं, आपको एक से समझाती हूँ मैं। जैसे कि अगर हम रेड ब्लड सेल को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन में जिसमें कि 0.9 ग्राम NaCl होगा पर 100 ml या फिर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होगा, तो सेल्स जो है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा और वो अपनी नॉर्मल साइज़ को मेंटेन किए रहता है। तो ये आपका ऐसा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जो कि बफर्ड होता है, क्योंकि उसका पीएच जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका जिस भी टिश्यू पार्टिकुलर टिश्यू में आपको वो सॉल्यूशन अप्लाई किया जा रहा है उसके इक्वल होता है। तो ये था अबाउट आपका एसिड बेस एंड बफर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।